हेलो। सो आज हम लोग क्लास 9th का बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। और चैप्टर है आपका सेल के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले सेल के बारे में हम लोग बात करें तो सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल इज़ नॉन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा क्यों कहते हैं, वाई, कि इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम लोग क्यों कहते हैं। तो सेल बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब जो हैं सेल से ही बने हुए होते हैं। इसीलिए सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट, कि सेल के कॉम्बिनेशन से ही जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आपके बनते हैं। फंक्शनल यूनिट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो सारा का सारा फंक्शन एक इंडिविजुअल सेल भी परफॉर्म करता है। चाहे वो डाइजेशन का प्रोसेस हो, चाहे एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो, चाहे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, हर एक फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है वो एक सेल भी परफॉर्म करता है। तो सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आता है कि अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस अपना दिया है इस सेल के डिस्कवरी के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक थे 1665 में। उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप तैयार किया और उससे उन्होंने एक सेल जो है डिस्कवर किया। सेल एग्जिस्ट कर रहा था, उसको आइडेंटिफाई किया गया। कैसे किए थे उन्होंने, तो रॉबर्ट हुक जो थे कॉर्क की स्टडी किए थे और कॉर्क के अंदर छोटे छोटे सेल्स जो थे बने हुए थे, डेड सेल थे लेकिन सेल वहीं से स्टार्ट आपका होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन लीवनहॉक, जो साइटोलॉजी जो है, फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इनफैक्ट जो है, किनको कहा जाता है, एंटोन वॉन लीवनहॉक। क्योंकि 1674 के अंदर सबसे पहले जो लिविंग सेल देखा गया था वो किसके द्वारा देखा गया था, तो एंटोन वॉन लीवनहॉक। उन्होंने जो पॉन्ड वाटर होती है उसी के अंदर जो है डिस्कवर किया था सेल को, कि उन्होंने सेल को क्या किया था, वहाँ पे देखा था। किसके मदद से, तो अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की मदद से। फिर और भी साइंस में डिस्कवरीज़ हुई। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने न्यूक्लियस को ढूंढा। पर किन्जे थे, उन्होंने सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था। फिर सेल्डियन और स्वान 1838 और 1839 के अंदर बताया था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो सब के सब सेल के बने हुए होते हैं, और इसी को बाद में सेल थ्योरी भी कहा गया। और इसमें एक एडिशन वर्चाउ के द्वारा किया गया 1855 के अंदर, और उन्होंने बताया कि कोई भी नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल के मदद से ही बन सकता है। तो साइंटिस्ट में रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन, एंटोन वॉन लीवनहॉक का कंट्रीब्यूशन, रॉबर्ट ब्राउन का कंट्रीब्यूशन, परकिंजे का कंट्रीब्यूशन, सेल्डियन और स्वान का कंट्रीब्यूशन और वर्चाउ का कंट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें अपने को याद रखनी हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स की चर्चा की गई है। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स,
जो कि एक ही सेल से बने हुए होते हैं, और वही एक सेल जो है वो सारा का सारा वर्क परफॉर्म करता है, चाहे वो डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो। और उसके एग्जाम्पल्स होते हैं अमाइबा, कैलिमेंडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसी तरीके से दूसरा जो ऑर्गेनिज़म है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि बहुत सारे सेल से मिल करके बनता है, और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, और हर एक सेल का अपना अलग अलग फंक्शंस होता है। बहुत सारे एक जैसे सेल होंगे तो वो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करेंगे, बहुत सारे टिश्यूज़ होंगे तो वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। डिफरेंट ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों ने देखा दो चीज़ें, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत तरह के सेल होते हैं, जैसे मसल सेल होगा, ब्लड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होता है, फैट सेल होता है, बोन सेल होता है, स्पर्म है, ओवम है। तो ये अलग अलग ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर सेल की हम लोग बात करते हैं तो सेल की जो फंक्शंस है वो उसके हिसाब से ही उनकी शेप और साइजेस होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व सेल पाया जाता है, जो कि लॉन्गेस्ट सेल है, जो मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अलग अलग शेप्स होंगे तो उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। अब पूरे बॉडी के अंदर एक ही सेल सारा का सारा काम करें ये पॉसिबल तो है नहीं, इसीलिए वहाँ पे होता है डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसलिए उनके बॉडी के अंदर अलग अलग सेल प्रेजेंट होंगे। अब जैसे हार्ट है तो हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, तो वहाँ पे कार्डियक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, तो उनके जो सेल्स होंगे वो नर्वस टिश्यू के नर्व सेल से डिफरेंट होंगे। स्टमक का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, तो वहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होंगे वो बाकियों सेल से डिफरेंट होंगे। और सेल भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल से मिल करके बनता है, जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। बेसिक फीचर्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता ही होता है, उसमें सबसे पहला आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म। अब जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं सेल के अंदर या जो इंटरेक्शंस वो करता है वो इन्हीं फीचर्स के मदद से कर पाता है। तो इसी के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो सेल के कंटेंट्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है, उसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर का काम करता है, एक गेट का काम करता है, जो हर एक चीज़ों को सेल के अंदर जाने से या सेल के हर एक चीज़ों को बाहर आने से रोकता है। यानी इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि ये मटेरियल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सब के लिए जो है ओपन नहीं होगा, सेलेक्टेड चीज़ें ही अंदर और बाहर कर सकती हैं। अब इसमें सबसे पहला एक प्रोसेस हम लोग समझते हैं, वो है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न बेसिकली होता क्या है, तो हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़े थे तो उसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर होता है कि हमेशा पार्टिकल्स का ट्रांसफ़र हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़न। तो सेल के अंदर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है वो किसके वजह से होता है, तो इसी डिफ्यूज़न के प्रोसेस के वजह से होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग हुई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हुआ,
और डिफ्यूज़न के प्रोसेस से गैसियस चीज़ों का एक्सचेंज जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। अगर हम लोग बात करें लिक्विड का अगर ट्रांसफ़र होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो उसको हम लोग कहेंगे ऑस्मोसिस। इसमें भी वो किस पे डिपेंड करेगा, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन इट। तो मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, तो ऑस्मोसिस। जैसे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट जो पानी चाहिए होता है उनको टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, या फिर जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो वाटर को सॉइल के पार्टिकल से लेते हैं और वो पूरे लीव्स तक पहुंचता है। तो इसके पीछे भी जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है आपका ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस के कैटेगरीज बताए गए हैं। 3 कैटेगरीज होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो अगर मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन दैन द सेल, आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। अगर बाहर का जो सॉल्यूशन है वहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और सेल के अंदर आपके वाटर की कंटेंट कम है, तो हमेशा क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो उसको हम लोग कहते हैं, उस तरह के सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, किशमिश होता है अपने पास, उसको पानी के अंदर डाल दें, ऑटोमेटिकली वो स्वेल करता है और स्वेल करने के वजह से उसकी साइज़ क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आपका वाटर जो था वो कहाँ चला गया, तो इनसाइड तक जो किशमिश है या रेजिन्स हैं उसी तरीके से सेल के साथ भी होता है। लेकिन दूसरा जो अपने पास कंडीशन है उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी मीडियम सराउंडिंग हैज़ सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, यानी जितनी कंसंट्रेशन सेल के बाहर है उतनी ही कंसंट्रेशन सेल के अंदर है, तब तो कोई एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। और इस केस में आपका वाटर का मूवमेंट नहीं होगा और जो सेल की साइज़ होगी वो वही मेंटेन रह जाएगी। लास्ट होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन कम है और अंदर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ द लो वाटर कंसंट्रेशन दैन द सेल। तो इस बार आपकी वाटर जो है सेल से बाहर निकलती है और सेल की साइज़ क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो 3 तरह के सॉल्यूशन हो गए अपने पास, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आपके पास, या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लैक्सिबल होती है। तो क्वेश्चंस कई बार एराइज होता है कि ये बना हुआ किस चीज़ का होता है, तो अपने को याद रखना है कि ये बना हुआ होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स का। और इसमें एक प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस, यानी कैपेबिलिटी ऑफ सेल टू चेंज द शेप एंड इनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे अमाइबा अपना खाना लेता है अपने शेप्स और साइज़ को चेंज करके, तो उस फेनोमेनन को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंडोसाइटोसिस। अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और ये एक बेसिक डिफरेंस होता है किसके बीच में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के। आगे और डिटेल्स हम लोग करेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना है कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, तो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये काफ़ी रिजिड होता है और ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर प्रेजेंट होता है, यानी प्लांट सेल में सबसे एक्सटर्नल पार्ट हुआ सेल वॉल, उसके अंदर हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो सेलुलोज का बना हुआ होता है।
और सेलुलोज किस लिए होता है? तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। इसमें भी एक टर्म हम लोग याद रखेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, यानी जब सेल अपना वाटर लूज़ करता है तो उसकी साइज़ क्या होती है? श्रिंक करती है। या जब वो सेल अंदर कुछ चीज़ें लेगी तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। और दोनों केसेस में प्रेशर इंक्रीज़ होता है और वो सेल क्रम्बल नहीं हो जाए या फट नहीं जाए, इसके लिए सेल वॉल होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। अब कहता है कि ये यूजेस क्या हैं इसके? तो परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बर्स्टिंग। अब सेल स्वेल होगा अगर, तो सेल क्या होगा? इंक्रीज़ करेगी साइज़। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सॉफ्ट होता है, फ्लैक्सिबल होता है, तो वो बर्स्ट कर सकता है, लेकिन सेल वॉल उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिसके वजह से वो बर्स्ट नहीं करता है। तो आज यहीं तक करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। 3 लेक्चर्स ऑलमोस्ट लगेगा, आपका सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।